students, this is me again Vaishali in front of you with a very new chapter and with a very interesting chapter. पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोल्ड वॉर क्या थी, कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी स्टार्टिंग कैसे थी, उसका एंड कैसे हुई, और वहीं आज हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. बाइपोलैरिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब वर्ल्ड के रिसोर्सेज सिर्फ दो पावर्स यानी कि यूएसए और यूएसएसआर में बन गए थे, उसको नाम दिया गया था बाइपोलैरिटी. तो हम जा रहे हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब कि जहां रिसोर्सेज दो में बंटे हुए थे, अब वो रिसोर्सेज एक में बंटने वाले थे. एक का मतलब कि जो यूएसए और यूएसएसआर में, यूएसए एंड यूएसएसआर में जो लड़ाई चल रही थी, अब इन दोनों में से कोई एक फर्स्ट पे आ चुका था, या फिर यहाँ जब बायोपॉलिटी खत्म हुई तो एक फर्स्ट प्लेस ले चुका था. और वो हम आगे देखेंगे कि फर्स्ट प्लेस यूएसए को मिलती है या यूएसएसआर को. वैसे तो हम करेंट पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि फर्स्ट पे कौन है, फिर भी हम इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे. थोड़ा सा बैक में अगर चले तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी 1914 से 1918. वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी 1939 से 1945 तक. और वहीं कोल्ड वॉर की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि इसके लिए काफ़ी सोर्सेज जो है अलग अलग बताते हैं डेट्स, लेकिन जो ऑथेंटिक डेट जो एनसीईआरटी आपकी मानती है वो है 1946 टू 1991. अब 1991 के आते आते कैसे सिचुएशन हो गई, क्या हुआ, उसकी डिस्कस हम आगे करेंगे. तो फिलहाल चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज क्या चूज़ किए गए, हमें वो देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे. एक मुझे डाउट में मिला था कि बर्लिन वॉल जो है वो कब बनाई गई थी, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बर्लिन वॉल क्या थी. सो बेसिकली बर्लिन वॉल जब पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप्स में बंट गया था, यूएसए एंड यूएसएसआर में, तो वहीं जो जर्मनी था, जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन. तो जर्मनी जो था वो तो ग्रुप में बंट चुका था, एक ऐसा जो यूएसएसआर को मानता है, एक ऐसा जो यूएसए को मानता है, और उसी को अलग करने के लिए एक वॉल तैयार की गई जिसे बर्लिन वॉल कहा गया. इसकी ये वॉल बनी कब थी, 1961 में. और कितनी लंबी थी, लॉन्ग बोल सकते हैं, या फिर उसकी लेंथ कितनी थी, तो वो थी 150 किलोमीटर. और इसके बाद वो जब 1961 में तो बनी थी, लेकिन ये तोड़ी कब गई, क्योंकि हम देखते हैं 1990 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दिखता है हमें. उससे पहले 1989, ये आप याद रखिएगा 1989, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये डेट आपसे पूछी गई है. 1989 में जो वॉल होती है वो गिर जाती है, यानी कि अब ये जो कॉन्सेप्ट था अलग अलग में बंटा हुआ था जर्मनी, अब वो एक हो चुका होता है. और 1990 में हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. सो बेसिकली ये जो वॉल थी, जो बर्लिन वॉल थी, वो बेसिकली 28 ईयर्स के लिए खड़ी थी. सो दिस वाज द होल अबाउट द बर्लिन वॉल. अब हम हमारे चैप्टर की तरफ चलते हैं. चैप्टर में बेसिकली हमें बताया गया है कि जो एक रेस चल रही थी कोल्ड वॉर की, वो कोल्ड वॉर की रेस कैसे ख़त्म हुई और कैसे पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक हिस्से में चली गई और एक हिस्से ने कंट्रोल किया. सो आपका फर्स्ट आता है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम. हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक को आज देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपको एक मैप बन जाए कि कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे what was the Soviet system. What was the Soviet system. हम इसको देखेंगे कि सोवियत सिस्टम क्या था. फिर सेकंड हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गार्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन. अब ये गार्बाचोव कौन थे, बेसिकली मिखाइल गार्बाचोव पूरा नाम जिनका है, गार्बाचोव एंड
डिसइंटीग्रेशन। थर्ड, तीसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, कि ये टूटा क्यों एक्चुअली, अब ये क्या टूटा, कैसे टूटा, क्यों टूटा, क्या सिचुएशन थी, वो हम चैप्टर वाइज चैप्टर देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ पता चलने से फिर वो आगे चैप्टर का इंटरेस्ट नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि ठीक है कोई एक पावर में आ गया फिर उसके बाद में सोवियत यूनियन टूट गया, फिर उसके बाद में उसके कंसिक्वेंसेस क्या थे। ऑफ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। कॉन्सिक्वेंसेस हम देख सकते हैं, अफेक्ट्स, अफेक्ट्स क्या हुए बाद में। फिर आपके मेन हम टॉपिक्स ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं। फिर आता है शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी, और फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक में आपको दे रखे हैं कॉन्सिक्वेंसेस या अफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, कि इसको अपनाने के बाद सिचुएशन क्या हुई थी। और फिर आपका लास्ट सेकेंड लास्ट बचता है, वो था टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स किसको सिग्निफाई कर रहा है, कि जब डिसइंटीग्रेट का माहौल चल रहा था, कि एक पावर जीत रही थी, तो दूसरी पावर जो थी उसमें हो क्या रहा था, वहां पर कैसे एरियाज थे, वहां पर क्या हो रहा था। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, लास्ट आपका रहता है जो बहुत ही इजी टॉपिक है, इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, इंडिया एंड द मोस्ट कम्युनिस्ट countries. So this is the whole chapter. We are gonna discuss about this. टॉपिक वाइज टॉपिक हम देखेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। जब हम एक स्टोरी की तरह क्रिएट करेंगे अपने माइंड में, जब हम देखेंगे कि यूएसएसआर में कौन खड़ा है, मिखाइल गोर्बाचोव, यूएसए में कौन है, मेन लीडर कौन है, कौन डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये बहुत ही धीरे धीरे हमें क्लियर होते जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। चैप्टर इज द एंड ऑफ बाय पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब और ये चैप्टर का मतलब क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, या हम बोल सकते हैं व्हाट वाज द सोवियत यूनियन। व्हाट was the Soviet system। अब हमें पता है, मैप पे हम देख सकते हैं बहुत ही इजीली, जहां यूएसए यहाँ है तो यूएसएसआर का बहुत ही बड़ा हिस्सा यहाँ है, और यूएसएसआर में सबसे बड़ा कौन सा रिपब्लिक है, रशिया। बट हम अभी रशिया की तरफ नहीं जाते हैं, हम बेसिकली यही देखते हैं कि सोवियत यूनियन से मतलब क्या है। सो बेसिकली जो हमारा यूएसएसआर था उसी को ही एक छोटे रूप में बोल सकते हैं, या फिर एक दूसरा नाम जिसे हम सोवियत यूनियन बोलते थे, दूसरा जो हम बोलते थे सोवियत यूनियन, और इसकी फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सो ये इसकी फुल फॉर्म थी।
अब हम देखते हैं कि पूरा सोवियत सिस्टम, या हम बोल सकते हैं कि पूरा सोवियत सिस्टम कैसे काम करता था, क्या सिचुएशंस थी उस टाइम। सोवियत सिस्टम जो मेनली हमें पता है कि जो 1917 में क्या होता है, रशियन रिवॉल्यूशन, और ये किसके लीडरशिप में होता है, कौन इसको ज़्यादा अफेक्ट करता है, लेनिन। अब इसके बाद में जब यूएसएसआर बनता है, और हम अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सोवियत यूनियन या यूएसएसआर में कितने रिपब्लिक्स है, कितने रिपब्लिक से बनकर हमारा यूएसएसआर बना है, तो आपका आंसर 15 होना चाहिए। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है और बहुत कंफ्यूजन करने के लिए आपको 15, 16, 11, 12 एक कंटिन्यूस सीरीज देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 15 रिपब्लिक्स जो थे वो यूएसएसआर में थे। अब हम देखते हैं कि जब रिवॉल्यूशन हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन होने के बाद फिर वहां पे हमारे सामने आता है कि अब जो यूएसएसआर था, या बोल सकते हैं सोवियत जो था, अब वो कैसे काम करने वाला था। बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, हर चीज स्टेट कंट्रोल करेगी। स्टेट यानी सेंटर, स्टेट में जो पावर में है वही चीज देखेंगे। प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म वाला कोई आइडिया है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट मेन रहेगा, स्टेट ही सारे काम देखेगा। ट्रेड हो या कोई भी फील्ड हो तो वहाँ पे स्टेट ही मेन रहेगा। और इसके अलावा इनका जो आइडिया था वो बेस था सोशलिज्म पे। सोशलिज्म यानी वो इक्वालिटी की बात करते थे कि इक्वालिटी से, इक्वल तरीके से रिसोर्सेज का बंटा हुआ होना चाहिए, ना कि जैसे होता है कि मार्केट में प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो मार्केट में जिसमें अच्छी पावर है, जिसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जिसके में एबिलिटी है, वो सामने आएगा और जीत कर लेके चला जाएगा। लेकिन सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं था, उनका आइडिया कुछ और था। और अब हम देखते हैं कि अब जैसे इकोनॉमी हो गई, सोशल फंक्शंस हो गए, मिलिट्री फंक्शन, जो भी फॉरेन रिलेशन, जो भी फंक्शन थे, सिर्फ और सिर्फ स्टेट उनको कंट्रोल कर रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमें पता है कि जैसे जो अलग अलग कंट्रीज जब इंडिपेंडेंस ले रहे थे तो काफ़ी कंट्रीज, कोई ईस्टर्न अलायंस का पार्ट था तो कोई वेस्टर्न अलायंस का। और ईस्टर्न अलायंस का हमें पता है कि पार्ट कौन थे, जो यूएसएसआर को फॉलो करते थे। और उसमें यूएसएसआर को फॉलो करते थे, और ये अंडर किसके अंतर्गत आए थे, वो था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट के अंतर्गत ये सभी एक ईस्टर्न अलायंस जो है हमारे सामने आया था। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। अब जो सोवियत यूनियन, सोवियत सिस्टम है, इसकी बात करते हैं कि जो यूएसएसआर उस टाइम का था वो इसमें इतनी पावर क्या थी कि वो यूएसए से कंपटीशन कर रहा था, यूएसए से जीतने की एक रेस में लग गया था। उसके पीछे, जैसे अब कोई भी रेस कर रहा है या कोई भी कंपटीशन करने की सोचता कब है, जब उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, जब उसे पता है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी देन आई विल हैंडल दैट। सो इसके पीछे देखते हैं कि वो इतना स्ट्रांग कैसे था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन वो जो ट्रेड में होता है वो काफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। मिनरल रिसोर्सेज थे बहुत ज्यादा, मिनरल रिसोर्सेज जिनका यूज कर सकते थे, वो मिनरल सोर्सेज जो थे बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में थे, बहुत ज्यादा। तीसरा, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो भी काफी स्ट्रांग था। इसके अलावा हम इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी कंट्री वीक कब होगा, कोई भी कंट्री वीक तब होगा जब उसकी डिपेंडेंसी किसी और कंट्री पे डिपेंड होगी। और वो डिपेंड कैसे होगी, वो डिपेंड ऐसे होगी कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए या फिर कोई ऐसे सोर्सेज जो उस कंट्री में नहीं है लेकिन दूसरे में है, तो हमारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली उस पर बढ़ जाएगी। लेकिन यूएसएसआर के साथ ऐसा नहीं था। यूएसएसआर मिनरल्स उसके पास थे ही, इसके अलावा डोमेस्टिक गुड्स भी, इवन इंडस्ट्रीज इतनी बढ़िया थी, इतना एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जो एक कार से लेकर पिन तक खुद बनाता था। यानी कि हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो काफी स्ट्रांग था, उसकी डिपेंडेंसी नहीं थी किसी और पे। तभी हम कंपटीशन कर सकते हैं किसी पे। जब हम किसी पे डिपेंड नहीं रहते तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आई विल डू दिस, आई विल हैंडल दिस। ओके, फिर नेक्स्ट आता है
कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड जो था लोगों का वो काफ़ी अच्छा था। लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा रही थी, उनको नए नए चीज़ें बताई जा रही थी कि वो अपना रूलिंग सिस्टम क्या करे, कैसे सिचुएशन को हैंडल करे, वगैरह वगैरह ऐसे। और साथ ही एक मेन बात, सब कुछ स्टेट ऑनरशिप में था। अब ये स्टेट ऑनरशिप आगे हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है या नेगेटिव, उसकी चर्चा तो हम बाद में देख लेंगे। सो दिस वाज द होल कि सोवियत यूनियन इतना स्ट्रांग पावर हम क्यों पढ़ रहे हैं आज, इतना स्ट्रांग था कैसे। तो ये रीजंस थे उसकी स्ट्रेंथ के पीछे, जिसके कारण उसने इतनी हिम्मत कर ली कि अब यूएसए से भी हम कंपटीशन करेंगे। ओके, एंड उसके बाद में हम बात करते हैं कि ठीक है, इतना सब कुछ था, बढ़िया चीज़ें थी, प्रोडक्ट्स थी, मिनरल्स वगैरह थे, बट व्हाट वर द ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हैं इजी आसान भाषा में कमियां। कि कमियां क्या थी, इतने अच्छा सब कुछ है फिर भी कुछ कमियां तो होती हैं। तो कमियां क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ही पार्टी जिसे हम बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों से रूल कर रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी 70 सालों से वही रूल कर रही थी। दूसरा, स्टेट ऑनरशिप। अब आप बोलेंगे कि वो पॉजिटिव में भी है और ड्रॉबैक्स में भी है। सो पॉजिटिव तो पार्टी के लिए तो पॉजिटिव है, सब कुछ वो कंट्रोल कर रही है। लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है कि उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही और वैसे काम नहीं हो रहा जैसे यूएसए में चल रहा है। स्टेट ऑनरशिप था। तीसरा, नो राइट्स। एंड बेसिकली हम जो राइट्स की बात कर रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कर रहे हैं। फ्रीडम, आई होप आपको अपनी मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको पता है वहाँ के लोगों को राइट्स ही नहीं थे। वो अपने थॉट्स, वो पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपना रूल कैसे चाहते हैं, वो अपना डेवलपमेंट कैसे चाहते हैं, इसके बारे में कोई उनसे ना तो पूछता था ना वो बता सकते थे। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसके थ्रू वो अपनी बातों को बता सकते थे, वो थी कार्टून। यानी कि जैसे हम कार्टून हम भी देखते हैं, हमें तो मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो जो बातें अपनी कहना चाहते थे वो कार्टून के माध्यम से बताते थे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, लीडर्स हमारे क्या कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से जो लोग थे वहाँ के, वो बहुत से रिफॉर्म्स की डिमांड हो रही थी। धीरे धीरे रिफॉर्म्स के लिए डिमांड बढ़ रही थी, रिफॉर्म्स के लिए डिमांड बढ़ रही थी। और इसके अलावा क्योंकि एक ही पार्टी बहुत सालों से रूल कर रही थी, तो आपको पता है जब हमें पता होता है कि अब हम ही रूल करने वाले हैं, कोई और कंपटीशन में है नहीं, हमने खड़ा होने दिया नहीं, तो ऑलरेडी करप्शन, प्रिविलेजेस, लोगों को चाहिए प्रिविलेजेस, तो उसके लिए अपने आप करप्शन बढ़ेगा, और करप्शन बढ़ेगा तो लोगों को समझ आएगा कि उन्हें क्या करना है। सो दिस वाज द होल कि सोवियत सिस्टम क्या था। सोवियत सिस्टम क्या था? सोवियत सिस्टम में अब आपको नॉर्मली पूछे कि सोवियत सिस्टम जैसे क्वेश्चन आता है तो सोवियत सिस्टम में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म की, इक्वालिटी की बात करते थे। दूसरा पॉइंट क्या देंगे कि उनके पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या थी? स्ट्रेंथ हमने बात की, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा था, डोमेस्टिक गुड्स बहुत अच्छे बनाते थे, पिन, कार से लेके पिन तक खुद बनाते थे। और फिर आप ड्रॉबैक्स की बात करेंगे और फिर ऐसे आपका सोवियत यूनियन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जाते हैं कि रशिया जो है वो अनेबल क्यों था compete करने में, यूएसएसआर से compete क्यों नहीं कर पाया। जैसे हम आज देख सकते हैं कि चलो चैप्टर का तो दे रखा है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, वो धीरे धीरे हम देखेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि आज क्या वर्ल्ड है, क्या वर्ल्ड हमारा मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं या यूनिपोलर वर्ल्ड में? हम जी रहे हैं यूनिपोलर वर्ल्ड में, और ये यूनिपोलर वर्ल्ड की पावर किसके पास है? यूएसए के पास। आज हम देख सकते हैं, तो ये हमारे दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि हम चैप्टर तो पढ़ रहे हैं एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, बट फिर भी दिमाग में होना चाहिए कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट अगर पोजीशन पे कोई आ चुका है, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, तो फर्स्ट पे कौन आया?
अब वो हमें आंसर बहुत ही क्लियर कट पता है कि वो है यूएसए, यानी कि यूएसएसआर हार गया था, कोल्ड वॉर में हार गया था। और उसके पीछे, उसकी हार के पीछे क्या कारण थे कि वो यूएसए से हार गया और उतनी अच्छे से compete नहीं कर पाया, तो ये बेसिकली आपको बहुत ही नॉर्मल शब्दों में पूछेंगे कि वाई रशिया एंड यूएसएसआर वाज नॉट एबल टू compete विद द यूएसए। क्या कारण थे कि यूएसए के आगे यूएसएसआर को हार माननी पड़ी, और शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो बेसिकली रीजंस आपको पूछेंगे कि कारण क्या थे कि यूएसएसआर डिफीट हो गया था। डिफीट किस में? कोल्ड वॉर में। सो बेसिकली हम रीजंस की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा पॉइंट हम दे सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑनरशिप, स्टेट ऑनरशिप। अब जब आप एक ही जो लीडर है या फिर एक ही पार्टी सब कुछ कंट्रोल करेगी तो हमें मिलेगा वर्क ऑफ क्वालिटी। वर्क में क्वालिटी आएगी? वर्क में क्वालिटी नहीं आएगी। वर्क अच्छा तब होता है, क्वालिटी तब आती है जब आप हर एक चीज़ को अच्छे से टाइम देते हैं, जब आप हर एक चीज़ को उसमें बेहतर होते हैं। तो स्टेट ऑनरशिप था। दूसरा स्पेस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है, स्पेस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। इन्वेस्टमेंट अब क्यों किया जा रहा था? क्योंकि यूएसए जो है वो लगा पड़ा था अपनी नई नई जो बोल सकते हैं स्पेस शिप जो होती है, रॉकेट स्पेस में भेजने में, यही प्रूफ करने के लिए कि आई एम द सुपीरियर एंड नो वन कैन डिफीट मी एंड आई एम द ओनली वन हु विल रूल ऑन द वर्ल्ड। वहीं यूएसएसआर को ये बात नहीं सहन हुई तो उन्होंने भी स्पेस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया अपना। तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग करना है, अगर वॉर होती है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी किया गया। फिर इसके बाद में चौथा ये कि यूएसएसआर जो है वो अफगानिस्तान में भी इन्वेंशन कर देता है, यानी हम बोल सकते हैं आर्मी जो है वो अपनी भेज देता है 1979 में। अब सोचने की बात है कि हम तो रिसोर्सेज यहाँ पे एक तो ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में एक आर्मी भी भेज रहे हैं, तो रिसोर्सेज तो यूज़ होंगे ही। फिर इसके अलावा इन ये सब सिचुएशन जब होती है तो फिर फूड रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। अब जो कंट्री एक सेल्फ डिपेंडेंट था, जिसके पास इतनी अच्छी स्ट्रेंथ थी, एक खुद हर एक प्रोडक्ट खुद बनाता था, अब वो भी डिपेंडेंट हो गया था दूसरे कंट्रीज पे। कंज्यूमर शॉर्टेज हो गई थी, इकोनॉमी फॉल हो चुकी थी, करेंसी फॉल हो चुकी थी, तो फूड और अदर सोर्सेज को करने के लिए इंपोर्ट्स जो है कंट्रीज में वो बढ़ गए थे। अब हम देखेंगे कि ठीक है ये भी स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो यूएसए भी कर रहा था। प्रॉब्लम क्या हो गई? क्योंकि दोनों ही कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो गई और यूएसएसआर ही क्यों हारा? तो इसका सबसे बड़ा कारण स्टेट सेंटर ऑनरशिप। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि यूएसए में मार्केट कोई और संभाल रहा है, प्राइवेट लोग संभाल रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स अच्छे से अच्छे बनाने में लगे हैं, अपना जो मार्केट खड़ा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं जो सेंटर है, जहाँ पे रूलिंग सिस्टम है, उससे सिर्फ कम्पीट करना है इससे। जबकि रशिया को, यूएसएसआर को या फिर सोवियत यूनियन को स्टेट जो ओनरशिप है उससे सब कुछ संभालना है। वो स्पेस को भी देखे, साइंस टेक्नोलॉजी को भी देखे, ट्रेड भी देखे, फॉरेन रिलेशंस भी देखे, प्रोडक्शन भी देखे। तो एक साथ तो नहीं हो सकता। अब वहाँ पे तो मार्केट संभल रहा था प्राइवेट लोगों के द्वारा, तो यूएसए को उतनी टेंशन नहीं थी कि सोर्सेज आगे से आएंगे कहाँ से, हम और सोर्सेज लाएंगे कहाँ से, जबकि इनके पास बहुत ही लिमिटेड यूज़ कर सकते थे ये, क्योंकि सब कुछ स्टेट अथॉरिटी के अंडर कवर में था। और वही होता है कि सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाता है, और यूज़ होने की वजह से एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि अब यूएसएसआर भी किसी पे डिपेंडेंट होने लग जाता है, और डिपेंडेंसी की वजह से वो और भी सिचुएशन खराब हो जाती है। हम आगे और देखेंगे कि सिचुएशन खराब ही नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर आपको बेसिकली रीजंस पूछे तो आप ये 5 से 6 रीजंस दे सकते हैं, और होपफुली इनको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। आपको अच्छे से इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गार्बेचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन।
गार्बेचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। आई होप आपको डिसइंटीग्रेशन का मतलब पता होगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक चीज से टूटकर अलग अलग हो जाना, बिखर जाना, उसी का मतलब डिसइंटीग्रेशन है। अब ये डिसइंटीग्रेशन होगा किसका? यूएसए का तो हुआ नहीं, हम देख रहे हैं यूएसएसआर का ही होगा। यूएसएसआर जहां इतना बड़ा रीजन था, जिसमें ईस्ट यूरोप के थे, सेंट्रल एशिया के थे, यहाँ पे रशिया इतना बड़ा था, उसको मिला के 15 रिपब्लिक्स को मिला के यूएसएसआर बना था। लेकिन आज हम क्या यूएसएसआर को देखते हैं? आज जो एरिया के पर्पस से सबसे बड़ा जो कंट्री आता है वो कौन है? रशिया, वर्ल्ड लेवल पे। तो यूएसएसआर तो नहीं है। तो डिसइंटीग्रेट किसका हुआ है? यूएसएसआर का। अब हम देखेंगे कि गार्बेचोव इसमें क्या रोल निभाते हैं। बेसिकली जो मिखाइल गार्बेचोव थे, इनका पूरा नाम है मिखाइल गार्बेचोव। बेसिकली 1985 में ये सेक्रेटरी जनरल बनते हैं। सेक्रेटरी जनरल सॉरी 1985 में वो सेक्रेटरी जनरल बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। अब वहां जो पार्टी रूल कर रही थी उसके सेक्रेटरी जनरल जो है मिखाइल गार्बेचोव बनते हैं। अब हम इन्हीं को क्यों पढ़ रहे हैं? लीडर्स तो काफी थे, इनसे पहले भी थे, इनके बाद भी है, बोरिस येल्सिन जैसे आएंगे। तो ये 2-3 ही मेन क्यों हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं? मिखाइल गार्बेचोव बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फिगर हमारी हिस्ट्री में, या हम बोल सकते हैं कोल्ड वॉर में, इसीलिए जरूरी है क्योंकि इनको माना जाता है कि ही वॉज द रीजन ऑफ द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, कि यही इन्हीं की वजह से जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, ऐसा माना जाता है। सबके अपने अपने आइडियाज है, थॉट्स है। मिखाइल गार्बेचोव एक ऐसे पर्सन थे, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो इनके थॉट्स थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सबसे अलग थी। ये क्योंकि सिचुएशन को देख रहे थे कि जहाँ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म फॉलो करके सिचुएशन क्या है, जहाँ कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन फॉलो किया जा रहा है, वहाँ सिचुएशन क्या है। इनका बेसिकली इनके 2 थॉट्स थे, ये 2 पॉलिसीज लेके आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, डेमोक्रेसी, और साथ ही ये वेस्टर्न के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए ये ऐसे इंसान थे जिसने यूएसएसआर के होते हुए, वो भी सेक्रेटरी जनरल होते हुए, उन्होंने कहा वेस्टर्न रिलेशंस बनाना, वेस्टर्न के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना ज़रूरी है। अगर हमें अपना डेवलपमेंट करना है तो हमें वेस्टर्न के साथ रिलेशंस बनाना ज़रूरी है। और तीसरी, वो उनकी एक बहुत ही फेमस जो है, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो एक पॉलिसी लेकर आते हैं जिसे हम बोलते हैं, एक पॉलिसी लेके आते हैं जिसे माना जाता है कि वो कारण था मिखाइल गार्बेचोव की वजह से, जिससे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, वो थी एक पॉलिसी लेके आते हैं, और वो पॉलिसी थी ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोकिया। जब भी आपको एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोकिया किसकी पॉलिसी थी, कौन लेके आया था, तो हमारा आंसर सीधा जाना चाहिए मिखाइल गार्बेचोव, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम यूएसएसआर नहीं देख पाते हैं, रशिया देखते हैं। ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोकिया का मतलब बेसिकली क्या था, हम वो अगर देखें, ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोकिया का मतलब, हम इस पे जाते हैं सबसे पहले। ग्लास क्या होता है? ग्लास की फिगर आते ही हमें दिखता है कांच का एक ग्लास, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, उसी से हम इसका ध्यान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ग्लासनोस्ट मतलब मिखाइल गार्बेचोव क्या चाहते थे कि ग्लासनोस्ट का सीधा मतलब जाता है ट्रांसपेरेंसी। यानी कि वो चाहते थे कि जो पार्टी जो रूल कर रही है किसी भी एरिया को, और जो लोग जिसको वो रूल कर रही है, जिनके डिसीजंस वो ले रही है, उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
यानी उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें पता रहना चाहिए कि क्या पॉलिसीज हमारे लिए लिए जा रही है, क्या पॉलिसीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना। वो चाहते थे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। अब पी रेस्ट्रो क्या मतलब, इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब वो इकोनॉमी डेवलपमेंट कैसे चाहते थे, एक्चुअली उनका बेसिकली मानना था कि डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट तभी होगा जब स्टेट की ऑनरशिप मार्केट्स में कम से कम होगी और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो मार्केट्स में आके अपनी चीजें बेच सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को कि वो अपनी चीजें जाए और फिर वहां पर उन्हें बेच सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलेगी यानी कि स्टेट ऑनरशिप कम करें और लोगों को सामने लाए और वो अपना डेवलपमेंट खुद करें। और यहाँ वो बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी ला दो लीडर्स और सिटीजन्स के बीच में और राइट्स दे दो। सो इसीलिए हम मिखाइल गोर्बाचोव को पढ़ रहे हैं। पहला, एक ऐसा पर्सन जहाँ कुछ लोग लीडर्स जो वेस्ट के साथ एक कंपटीशन में थे, वही इनका मानना था कि गुड रिलेशंस बना लेते हैं। दूसरा, एक ग्लासनोस्ट पीरेस्ट्रोक या एक ऐसी पॉलिसी जो एक पर्सन के द्वारा लाई गई और जिसको कारण माना जाता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए। सो अब इसके आगे हम और बढ़ते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन। गोर्बाचोव की वजह से डिसइंटीग्रेशन कैसे आया। ठीक है, वो पॉलिसीज लाए, कहीं ना कहीं उनकी एक पॉजिटिव थिंकिंग थी, लेकिन गोर्बाचोव से डिसइंटीग्रेशन को क्या सिग्निफाई कर रहा है, अब हम इसको देखते हैं। अब गोर्बाचोव जो पॉलिसीज लेके आए थे, तो आप सोच सकते हैं कि लोगों को राइट्स देना मतलब, जैसे मैं अगर रूल कर रही हूँ, मैं अगर किसको राइट्स दूंगी तो इसका मतलब क्या है, मैं अपने प्रिविलेजेस खत्म कर रही हूँ। मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं एक पार्टी का जो मेंबर हूँ, मैं अपने आप की पावर को कम कर रही हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो 70 सालों से रूल कर रही है, क्या वो ऐसा होने देगी? क्या उनके मेंबर्स ऐसा होने देंगे? नहीं, क्योंकि उनके प्रिविलेजेस जो थे वो कहीं ना कहीं कम हो रहे थे। और इसके लिए उन्होंने बोला क्या कि इसकी ग्लासनोस्ट और पीरेस्ट्रोक की अगर अपनाई गई तो हमारा यूएसएसआर टूट जाएगा। सो बेसिकली जब ये पॉलिसीज ग्लासनोस्ट और पीरेस्ट्रोक की आई, जब ये पॉलिसीज अपनाई गई तो जो गोर्बाचोव है उनके खिलाफ कूप होता है। अब ये कूप का हम देखेंगे। कूप 1991 में कूप बेसिकली होता है तख्ता पलट। तख्ता पलट यानी जो पावर में है एक पर्सन, या बोल सकते हैं जो लीडर्स पावर में है उनको बदल देना। सो क्या इतना इजी था उनको बदलना? सो हम थोड़ा सा और एक बार आगे जाते हैं। सो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हम इमेजिन करते हैं कि ये यूएसएसआर है पूरा, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एशिया जैसे कंट्रीज है, यहाँ पे ईस्ट यूरोप जो ईस्टर्न अलायंस के अंतर्गत यूएसएसआर में मिली थी, और यहाँ पे रशिया हमें पता ही है। सो बेसिकली क्या होता है, जो मेनली जब भी यहाँ पे, पहले हम थोड़ा सा पास में जाते हैं, जब भी यहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होते थे, बहुत ना के बराबर होते ही नहीं थे, जबकि यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है होते रहते थे, क्योंकि डेवलप्ड एरिया है भाई, क्योंकि डेवलप्ड एरिया है, इनको पता है राइट्स क्या होते हैं। और इसके अलावा इनके आसपास वो कंट्रीज हैं जो यूएसए को मानते हैं, जिन्हें पता है कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन अपनाने से क्या होता है, तो ये डिमांड करते थे। सो पहले क्या होता था, कम्युनिस्ट पार्टी की एक आर्मी थी जिसे रेड आर्मी बोलते हैं हम, रेड आर्मी को भेजा जाता था और उसे ये जो भी होता था, प्रोटेस्ट होता था, उसे दबा दिया जाता था। लेकिन फिर से यहाँ पे बाल्टिक स्टेट्स हैं मेनली। बाल्टिक स्टेट्स आपको उम्मीद करती हूँ पता होगी। बाल्टिक स्टेट्स एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया, ये बाल्टिक स्टेट्स है। तो इन्होंने डिमांड की थी कि हमें चाहिए हमारी फ्रीडम, हमें चाहिए हमारे राइट्स। तो इसके बाद में अब इस बार क्या हुआ, जब ये इसमें वापस जब पॉलिसीज अपनाई गई में,
दोनों पॉलिसीज ग्लासनोस्ट और पीरियड की अपनाई गई, तो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुए क्योंकि अब उन्हें चेंजेस दिख रहे थे, उन्हें जो चीज़ चाहिए थी वो कहीं ना कहीं दिख रही थी। एज ए रिजल्ट फिर से प्रोटेस्ट होता है और इस बार आर्मी नहीं भेजी जाती है, इस बार आर्मी को नहीं भेजा जाता है। एज ए रिजल्ट कम्युनिस्ट पार्टी के अदर लीडर्स को और मेनली हार्डलाइनर्स यानी गर्मपंथी, अब उन्हें दिख रहा होता है कि पावर जा रही है, पावर जा रही है। एज ए रिजल्ट फिर वो कूप ले आते हैं। कूप 1991 में कूप जो होता है तख्ता पलट, मैं आपको बता चुकी हूँ, कूप आता है 1991 में, कूप आता है 1991 में। और इसी बीच जो मैंने आपसे बार बार जिक्र कर रही थी, इसी बीच एक नए लीडर सामने आते हैं, बोरिस येल्सन। सो हार्डलाइनर्स जो होते हैं वो तो डिमांड करते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव को बोलते हैं कि या तो आप रेजिग्नेशन दे दीजिए या सिर्फ ये जो पॉलिसीज ली हैं आपने, पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए, इसे वापस कर लीजिए। अब ये कैसे हो सकता था? इसी बीच हमारे सामने आते हैं बोरिस येल्सन जो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट रहते हैं, प्रोटेस्ट को फेवर कहीं ना कहीं, ना तो अगेंस्ट ना ये फेवर करते हैं कि लोगों को राइट्स मिलने चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि बोरिस येल्सन 1991 में जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है प्रॉपरली, जब यूएसएसआर टूट जाता है, तो रशिया सामने आता है और रशिया के पहले प्रेसिडेंट कौन? बोरिस येल्सन। तो बोरिस येल्सन एक हीरो की तरफ सामने आते हैं और फिर बोरिस येल्सन प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1991 में, जब ये कूप होता है। फिर उसके बाद बोरिस येल्सन 1991 में प्रेसिडेंट बन जाते हैं रशिया के, और फिर उसके बाद में फाइनली 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब हम एक बार थोड़ा और देखेंगे, आपके इसमें टॉपिक बीच में दे रखा होगा CIS, इसकी फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सो इसकी हम अच्छे से चर्चा अपने आगे करेंगे क्योंकि एडिशनल टॉपिक्स में आपको ये CIS दे रखा है। फिर भी मैं अगर आपको बताऊं शॉर्ट में, एक आपको जब आइडिया मिल जाए कि क्या हम पढ़ रहे हैं। CIS ये मेनली बना था 3 के द्वारा, यूक्रेन, बेलारूस और रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सन। सो इन तीनों ने सामने आए और उन्होंने बनाया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट। इनका बेसिकली यही था कि हम कॉपरेशन के साथ चलेंगे, सोशल इकोनॉमिक एक डेवलपमेंट करने के लिए हम कॉपरेशन करेंगे। और फिर उसी के बाद में CIS हमारे सामने आती है। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन गोल यही है कि कॉपरेशन के साथ हम हमारा डेवलपमेंट करें, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसमें और जो कंट्रीज है वो जुड़ते चले जाते हैं। सो ये CIS का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे रखा था। और फिर अब इसके बीच में इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा ये और देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि डिमांड्स जो है USSR जो है, डिमांड्स यहाँ ज़्यादा बढ़ रही थी, यहाँ नहीं बढ़ रही थी। कारण क्या था? यहाँ डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी, यहाँ नहीं बढ़ रही थी। इसके लिए पीछे बहुत बड़ा कारण था। यहाँ पर जो है वो पुअर स्टेट कंट्रीज थे, मेनली पुअर। अब आप देख सकते हैं सेंट्रल एशिया में यहाँ पर पुअर थे और यहाँ जो थे वो काफ़ी डेवलप्ड थे। अब हम देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास इकॉनमी आती है, इतना बड़ा USSR है, 15 रिपब्लिक्स है, तो जो भी सोर्सेज यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं डेवलप्ड से एरिया से काफ़ी रिसोर्सेज आएंगे, तो जो भी यहाँ से एरिया से जो भी इकॉनमी और अच्छे रिसोर्सेज आते थे वो यूज़ तो यूँ थोड़ी है कि इन्होंने दिए हैं सिर्फ इनके लिए यूज़ होगा, वो यूज़ तो पूरे एरिया के लिए होता था। सो बेसिकली एक्सपेक्ट ये था कि यहाँ के लोग जल्दी डिमांड करेंगे इंडिपेंडेंस की, क्योंकि यहाँ की जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी कल्चर डाइवर्सिटी है, यहाँ के लोग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं, रशिया से बिल्कुल भी। लेकिन उल्टा ये हुआ कि यहाँ के जो स्टेट्स थे उन्होंने डिमांड रेस कर दी फ्रीडम के लिए। ये एक चीज़ थी जो आपको आइडिया देती है कि क्या था, यहाँ से डिमांड क्यों उठी थी पहले बाल्टिक स्टेट से, ये आपको छोटे एक तरीके से पूछा जा सकता है। नाउ टॉपिक हमारा एक हो चुका है और नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, व्हाई
Did the Soviet Union डिसइंटीग्रेट? डिसइंटीग्रेट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, सोवियत यूनियन क्यों टूटा, क्या कारण थे उसके पीछे टूटने के। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूछ लेंगे कि यही हेडिंग दे देंगे और आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे, और फिर उसका आंसर मेरे हिसाब से इसका आंसर 8 मार्क्स तक का जाता है। 8 मार्क्स तक में आप इसमें कंटेंट दे सकते हैं, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में। देखिए अगर बुक्स की लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत हार्ड होगा आपके लिए, क्योंकि बुक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंटरेस्टिंग पढ़ने में लगते हैं लेकिन लिखने में बहुत जोर आता है। लेकिन फिर भी हम, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही आप अपने थॉट्स दिमाग में लेइए और उन्हीं को अपने नोट्स की तरह बनाइए। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ वैसे ही आप अपने नोट्स बनाएंगे और फिर उन्हीं को जब बार रिवाइज करेंगे तो वो ईजिली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हम बात करते हैं कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, क्यों वो टूटा। अब हम इसको, आपकी बुक में एक पूरा पैराग्राफ में दे रखा है, लेकिन हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। पार्ट्स में डिवाइड करके यानी कि अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे कि इंटरनल एस्पेक्ट क्या थे, एक्सटर्नल क्या थे। तो हम लाइन बाय लाइन हम हमारे एस्पेक्ट्स देखेंगे और फिर हमारा एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा और एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरनल एस्पेक्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इंटरनल एस्पेक्ट। अब इस इंटरनल एस्पेक्ट्स में क्या थे, तो सबसे पहले वहां का वीक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो फेल क्यों हो गया था, वही हम इकोनॉमिकल में देखेंगे। इकोनॉमिकल सिस्टम, वहां पे बहुत ही वीक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिस्टम था और वो लाजमी है होना। एक ही पार्टी है जो रूल कर रही है तो वीक तो होगा ही। फिर दूसरा, जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, डिजायर्स थी, अपने उसको लेकर कि रूलिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, उनके डेवलपमेंट कैसे होने चाहिए, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल वर नेग्लेक्टेड टोटली जो है एस्पिरेशंस उनकी नेग्लेक्ट की जा रही थी। ये दो चीज आप इंटरनल एस्पेक्ट्स में देंगे। वही दूसरा आपका लिख सकते हैं इकोनॉमिक स्टैग्नेंट। ये भी हमने देखा, मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। इकोनॉमिक रीजंस क्या थे, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। इंटरनल एस्पेक्ट एक इकोनॉमिक में हम देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया गया। दूसरा, स्पेस रेस में इन्वॉल्व हुए, मिलिट्री को स्ट्रेंथ करने के लिए इसमें सोर्सेज भर के यूज़ किए गए। मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें सोर्सेज भर के यूज़ किए गए और फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक शॉर्टेज। या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक जो थी स्टैग्नेंट हो चुकी थी, इकोनॉमिक शॉर्टेज। अब हम नेक्स्ट, इसमें आप तीन ये टॉपिक्स, 3 पॉइंट्स ये लिख सकते हैं, इसमें हम 2 पॉइंट्स ये देंगे और फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट में चलेंगे। हमारा इंटरनल एस्पेक्ट हो गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया और फिर हम बात करेंगे व्हाट वर दी पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस हम बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टेट ऑनरशिप, सब कुछ एक स्टेट ऑनरशिप के अंतर्गत ही हो रहा था। सिंगल पार्टी वाज रूलिंग सिंस 70 years। सिंगल पार्टी वाज रूलिंग 70 सालों से, बहुत कम टाइम पीरियड नहीं है। एंड थर्ड, नो राइट्स, हमने डिस्कस किया था, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट्स नहीं थे। और इसके अलावा जो वहाँ के कंट्रीज थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएसएसआर के पास वाले जो कंट्रीज थे और उनके नेबर कंट्रीज, जहाँ पर बेसिकली ऐसी चीज़ें फॉलो की जा रही थी, प्राइवेटाइजेशन और वैसी चीज़ें, तो वहाँ पर अब लोगों को पता चल रहा था कि हम कहीं ना कहीं कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एक्चुअली।
वहाँ हमारी सिचुएशन क्या है। तो एज अ रिजल्ट वहाँ जब डिमांड्स बढ़ी और लोगों ने अपनी डिमांड्स इंक्रीज किए और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। इसके अलावा उनके पास राइट्स नहीं थे और ये पार्टीज जो थे, पार्टी के जो सिंगल मेंबर्स थे, इनको प्रिविलेजेस, पार्टी मेंबर को प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा। एज ए रिजल्ट डिमांड्स बढ़ती हैं, प्रिविलेजेस एक ही पार्टी को कैसे मिल सकते हैं। और फिर ये हम देख सकते हैं पॉलिटिकल रीजंस में हमने 4 पॉइंट्स कर लिए हैं कि पॉलिटिकल रीजंस क्या हो सकते थे। अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं। 4th हम देखते हैं शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी क्या थी, इसका पूरा एक टॉपिक आपको दे रखा है, तो वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, इसलिए डिसइंटीग्रेशन भी हुआ था। फिर 5वां आता है, 5वां जो है नेशनलिज्म। ये बुक्स में नहीं दे रखे हैं आपको पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करके, ये चैप्टर जब आप अच्छे से समझते हैं तब पता चलता है नेशनलिज्म। एक्चुअली क्या हो रहा था यूएसएसआर में, यूएसएसआर तो इतना बड़ा, लेकिन डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ रशिया की। अब डोमिनेंस रशिया की कैसे थी, देखिए जैसे भी जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते थे या जो कल्चर हम बोल सकते हैं, जो भी फेस्टिवल होते थे, लैंग्वेज वगैरह होती थी, तो रशिया की हर एक जो एरियाज पास थे, 15 रिपब्लिक्स थे, उन पर भी वही फॉलो किया जाता था। हम देख सकते हैं कि वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी इवन वो भी रशियन थी। आप देख सकते हैं कि जहाँ 15 रिपब्लिक्स है तो सबके अपने अपने कल्चर है, सबके अपने अपने हेरिटेज है, वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। एज ए रिजल्ट नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है वो बढ़ती है और ये भी एक कारण बनती है डिसइंटीग्रेट का। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट का नेशनलिज्म भी एक कारण बनती है, क्योंकि लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई है और अब वो चाहते हैं कि उनके लिए कुछ अलग चीज़ें की जाए। फिर नेशनलिज्म के बाद में हम देख सकते हैं सोवर्निटी। यानी कि जो अदर कंट्रीज थी, जैसे बाल्टिक स्टेट्स थे, उनके जो नेबर कंट्रीज है वो तो फल फूल रहे थे, एक अच्छा डेवलपमेंट कर रहे थे, क्योंकि वो तो प्राइवेटाइजेशन और ऐसे आइडियाज़ को मान रहे थे। तो जो और नेबर कंट्रीज थे वो देख रहे थे कि हम एक्चुअली स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट अब वो चाहते थे कि हम यूएसएसआर से अलग हों और हमारी एक अलग आइडेंटिटी बने, हम हमारे रिसोर्सेज खुद यूज़ करें, वो भी हमारे लोगों के डेवलपमेंट के लिए। एज ए रिजल्ट ये भी एक कारण बन जाता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट के लिए। और लास्ट आप देख सकते हैं मिखाइल गोर्बाचोव, क्योंकि ये भी एक मेन कारण इनको माना जाता है। अब वो हमारे थॉट्स है कि हम देखे ही नहीं देखे, और इसके पीछे आप कारण क्या लिखेंगे, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं। अब 7 पॉइंट्स में भी हम सब डिवीजन करके जब ये बातें लिखेंगे तो आपका अच्छा वाला आंसर बन सकता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले इंटरनल एस्पेक्ट, इंटरनल इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल, और फिर उसके बाद में शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी हम अच्छे से, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। और नेशनलिज्म भी आप बहुत अच्छा है, ये आप लिखिएगा कि रशियन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज वही बना दी गई थी, जिससे नेशनलिज्म की भावना पैदा होती है। सोवर्निटी, लोग अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना चाहते थे, अपना देश बनाना चाहते थे, और मिखाइल गोर्बाचोव हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। Consequences of disintegration. Consequences of disintegration. Consequences of disintegration. अब consequences मैंने आपको बताया था अफेक्ट्स होता है, डिसइंटीग्रेशन यानी टूटने का। जब यूएसएसआर टूट जाता है तो उसका असर क्या होता है।
वो वर्ल्ड लेवल पे क्या असर होता है, उनके खुद पे क्या असर होता है, वो हम देखेंगे। तो जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो मेनली दो जो क्वेश्चन होते हैं हर एक आदमी के जहन में होते हैं, दिमाग में होते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि आइडियोलॉजी कौन सी जीती, आइडियोलॉजी कौन सी जीती। अब हमने देखा था कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी पे चल रहे थे। तो थॉट ये था कि आइडियोलॉजी कौन सी जीती है, प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिज्म या सोशलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। सो हम देख सकते हैं कि अगर जो इतनी पावर लेके बैठा था, 15 रिपब्लिक्स लेके बैठा था, वही टूट गया तो आइडियोलॉजी का क्या, आइडियोलॉजी अगर स्ट्रांग होती और सिचुएशन अगर सही रहती तो ये आइडियोलॉजी जीतती। लेकिन ये क्लियर कट हो गया, यूएसए फर्स्ट है और ये आइडियोलॉजी जीत चुकी है। ओके, और फिर दूसरा ये था कि ये पावर क्या होगा, क्या वर्ल्ड यूनिपोलर बनेगा या वर्ल्ड मल्टीपोलर बनेगा। तो ये भी हमें बहुत क्लियर हो गया है कि वर्ल्ड जो है हमारा वो यूनिपोलर है, वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर है। यूनिपोलर इसलिए है क्योंकि यूएसए एक वर्ल्ड पावर बन के बैठा है। सो दो जो क्वेश्चन थे कि आइडियोलॉजी कौन सी जीतेगी और वर्ल्ड मल्टीपोलर होगा या यूनिपोलर, वो क्लियर कट हो गया। फर्स्ट आइडियोलॉजी जीती यूएसए की, प्राइवेटाइजेशन कैपिटलिज्म, और वर्ल्ड बना यूनिपोलर, यूएसए जीत गया था। और तीसरा ये अफेक्ट हुआ कि जहां पर यूएसए सारे इतने 15 रिपब्लिक्स लेके बैठा था और इतने ग्रुप इतना बड़ा था, अब वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। तो एज ए रिजल्ट बहुत से जो स्टेट्स जो है, कंट्रीज जो सामने आई, स्टेट्स जो सामने आई, जैसे बाल्टिक नेशंस हम देखते हैं कि उन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया बाद में यूएसएसआर से अलग होकर। तो कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जिन्होंने नाटो को ज्वाइन किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाई और अपने लिए खुद के लिए डिसीजंस खुद लिए। और इसी के लिए स्टेट्स के लिए हम देखते हैं कि दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी। वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी थी, वो ऑर्गेनाइजेशन थी IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इनका जिक्र हम आगे भी करेंगे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ये दो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ऐसे कंट्रीज जिन्हें अपना डेवलपमेंट करना है बट रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें ये लोन्स प्रोवाइड करवाती हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती हैं, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस। सो इनकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गई थी और इनका हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई थी। तो कॉन्सिक्वेंसेस हम 3 बात मेनली क्लियर कट लिखेंगे। फर्स्ट, आइडियोलॉजी जीत गई, एक आइडियोलॉजी, वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया। तीसरा, कुछ स्टेट सामने आए खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बन गई। सो हमारा ये एक टॉपिक था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी। अब हम थोड़ा सा वर्ड पे जाते हैं। शॉक थेरेपी हम देख सकते हैं, शॉक एक ऐसा चेंज जिसने यूएसएसआर को तोड़ के रख दिया, जिसने यूएसएसआर को बहुत वीक कर दिया, बहुत ज़्यादा, यानी कि लोगों की सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी। तो बेसिकली वर्ड्स पे इतना ना जाके बस आपको मैंने आइडिया दिया है कि ये एक नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो मेरी बातों से आपको पता चल गया कि नेगेटिव था या फिर पॉजिटिव था। शॉक थेरेपी जो थी एक ऐसा मॉडल था, इट वॉज अ मॉडल टू चेंज socialist and communist countries into प्राइवेटाइजेशन या फिर उनकी आइडियोलॉजी प्राइवेटाइजेशन एंड कैपिटलिज्म थॉट्स with the help of
with the help of IMF and वर्ल्ड बैंक। मैंने आपको बोला था कि आगे भी बहुत काम आएगी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। और ये मॉडल आया कब? 1990 में अडेप्ट किया गया था। सो बेसिकली एक ऐसा मॉडल था जिसका आइडिया ये था कि जो भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडिया को फॉलो करते हैं उन्हीं कंट्रीज को अब हम प्राइवेटाइजेशन में, कैपिटलिज्म में चेंज करेंगे। और उसमें हेल्प कौन करेगा? IMF और वर्ल्ड बैंक। एक्चुअली IMF और वर्ल्ड बैंक जो है इन्हें ट्विन सिस्टर्स भी बोला जाता है। फॉर जनरल नॉलेज दे ऑल्सो कॉल दी ट्विन सिस्टर्स। सो एक ऐसे कंट्री, अब वो कंट्रीज कौन थे? USSR की कंट्रीज जो अलग हुए हैं, अलग आइडेंटिटी बनाने वाले हैं, या USSR खुद जो खुद अभी थोड़ा बहुत बचा है या लेके बैठा है, वो उनके जो थॉट्स है उनको बदल कर अपने थॉट्स प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म, मेनली वेस्टर्न आइडियाज में चेंज करना शॉक थेरेपी कहलाया। सो आई थिंक शॉक थेरेपी आपको समझ में आ गई थी, आ गई होगी। और फिर इसके नेक्स्ट ही टॉपिक हमारा आता है, ओके, शॉक थेरेपी अपना ली गई कंट्रीज में, रशिया जैसे कंट्रीज में, USSR के, बट व्हाट वर द consequences ऑफ दैट? consequences ऑफ शॉक, consequences क्या थे शॉक थेरेपी के, वो हम देखेंगे कि consequences क्या निकले। consequences मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार, अफेक्ट्स, कि जब शॉक थेरेपी अपना ली गई उन कंट्रीज में जहाँ पे सोशलिज्म और कम्युनिज्म फॉलो किया जाता था, अब वहाँ प्राइवेटाइजेशन फॉलो किया जा रहा है, उसका कंसिक्वेंस क्या निकला, क्या फिर उसमें बदलाव हुए, क्या चेंजेस हुए और क्या इफेक्ट, क्या ये इफेक्ट पॉजिटिव थे या इफेक्ट नेगेटिव थे। तो हम इसकी तरफ मुड़ते हैं और मैं आपको पहले बता दूं इसके इफेक्ट नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। अब वो सिचुएशन में उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लोगों ने उस तरीके से नहीं लिया, सिचुएशन सही नहीं थी, वो रीजंस हमें नहीं पता, लेकिन इसके जो कंसिक्वेंसेस देखने से हमें ये मिलता है कि वो उस चीज़ में, उस वे में हमें फ्रूटफुल नहीं मिली जिसमें हमने इसे एक्सपेक्ट किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि रशिया और उसकी जो इकॉनमी थी वो 90% फॉल हो चुकी थी। फॉल यानी डिपेंडेंसी और बढ़ रही है। दूसरा, फॉल यानी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। दूसरा, रूबेल, आप जानते होंगे रशिया की करेंसी जो है रूबेल, उसकी भी कीमत घट चुकी थी। जो गल्फ है पुअर एंड रिच में, वो बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी, यानी कि जो पूरी सोसाइटी थी वो पुअर और रिच में बदल चुकी थी। और पुअर और रिच में मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास जो था वो तो गुम ही हो चुका था, वो पूरा पॉवर्टी में चला गया था, और जिनके पास थोड़े से सोर्सेस थे वो उन लोगों ने माइग्रेशन शुरू कर दिया, वो कहीं और जाने लग गए। इसके अलावा अब जो भी डिसीजंस थे वो प्राइवेट लोग ले रहे थे, जो प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करते हैं वो लोग ले रहे थे। यानी कि जैसे हम देख सकते हैं फार्म्स, जहाँ कलेक्टिव आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है, कलेक्टिव तरीके से करना है, वहाँ पे अब प्राइवेटली वो ऑन किए जा रहे थे, प्राइवेटली ऑन किए जा रहे थे। इसके अलावा एक्सपेंसिव और हाई स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स जो थी, हाई स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, जो बहुत ही देश के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत ही कम दामों में, बहुत ज़्यादा कम दामों में बेची जा रही थी। और इसी के कारण ये जो सेल हुई थी, इसी सेल को हिस्ट्री में बोला जाता है गार्बेज सेल इन द हिस्ट्री, गार्बेज सेल इन द हिस्ट्री, क्योंकि जो कीमत थी एक्चुअली इंडस्ट्रीज की, जो कीमत थी बिल्डिंग्स की, वो मिली ही नहीं, बहुत कम। जस्ट लाइक गार्बेज, कि हम गार्बेज को जैसे देते हैं, रद्दी वगैरह देते हैं, वैसे उन्हें बेचा जा रहा था। और बेचते कैसे नहीं, सिचुएशन इतनी खराब हो गई, इकॉनमी गिर चुकी थी, कंडीशंस खराब हो रही थी, लोग बाउंडेड हो गए थे, बाउंडेशन उन पे आ गई थी, वाउचर्स जो उनके थे, वाउचर्स जो थे वो ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे थे ताकि उन्हें थोड़ा तो सही मिले, उनके वाउचर जो है ब्लैक मार्केट्स में बेचे जा रहे थे। अब ऐसे सिचुएशन आप देख सकते हैं, शॉक थेरेपी पॉजिटिव थी या नेगेटिव, इकॉनमी गिर चुकी है, रूबेल की कीमत गिर चुकी है,
पुअर रिच में बहुत ज़्यादा बीच में उनमें गहरी खाई बन चुकी है, फार्म्स और बहुत से एरियाज प्राइवेटली ओन किए जा रहे हैं, स्टेट की अथॉरिटी कम क्या खत्म हो चुकी है, और एक्सपेंसिव हाई स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज बिल्डिंग जो थी गार्बेज के भाव से बिक रही थी। लोग बाउंड हो गए थे, मजबूर हो गए थे अपने वाउचर्स ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए। और इसी के बाद जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई और उस तरीके से हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, शॉक थेरेपी ने उस तरीके से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिए, तो फिर से रशिया जैसे कंट्रीज में, रशिया या फिर तुर्कमेनिस्तान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान, रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेसिकली ये ऐसे कंट्रीज थे जहां पर इनका सबसे ज़्यादा असर हुआ, और फिर ये चाहते थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे बेसिकली ऐसे कंट्रीज, और रशिया जैसे कंट्रीज, यहाँ पे असर इतना बुरा हुआ कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। एज ए रिजल्ट जल्दबाजी में, हम बोल सकते हैं बहुत ही जल्दबाजी में, कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखा गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन फिर से जल्दी से कैसे लिखा जा सकता है? अब हम जानते हैं कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड किसका है? इंडिया का। तो इन्होंने तो इतनी जल्दी लिख दिया। सो कंडीशंस क्या सही हो सकती हैं? अब कंडीशन ये हुई कि जो पावर यूएसएसआर में पहले सेंटर के पास थी, फिर प्राइवेट गई, अब वो फिर से सेंटर हो चुकी थी, सेंट्रलाइज्ड हो चुकी थी। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जहां सेंटर को पावर भरपूर दी गई और वहां का जुडिशियल सिस्टम वीक हो गया था। वीक हो नहीं गया था, उसे वीक बनाया ही गया था। वीक होगा कहां से? उसे जब इतनी पावर्स दी ही नहीं। सो कंडीशन ये हुई, शॉक थेरेपी इंप्लीमेंट की गई इस होप में कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। वो जब नहीं मिले, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। वो इतनी जल्दी में लिखा गया कि उनकी वही सिचुएशन फिर से हो गई, जो यूएसएसआर पहले झेल रहा था वही सिचुएशन अब फिर से हो गई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका था, तो रशिया चुप तो नहीं बैठने वाला था। अब रशिया ने क्या किया? अपने वापस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, सिचुएशन स्टेबल की वगैरह, लेकिन फिर से उसे वापस अपने आप जैसा वो पहले था, एक अच्छी ऑथोरिटी रखता था, वैसा बनाने के लिए उससे अपने आप को खड़ा करने के लिए 10 साल लग गए। 10 साल बहुत ज़्यादा टाइम है अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए, और बहुत ज़्यादा तब पॉसिबल हो पाया जब रशिया के पास अच्छे मिनरल्स रिसोर्सेज थे जिनका वो यूज़ करके अच्छा ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता था। और दूसरा, जो रशिया की लैंड है उसके नीचे ज़मीन है, उसके नीचे से पाइपलाइन जाते हैं ऑयल्स और उसके, और ऑयल पाइपलाइंस के लिए पाइपलाइंस जाते हैं जिसके लिए उन्होंने रेंट जो है काफ़ी लिया, और इन्हीं की वजह से 10 सालों बाद रशिया फिर से एक मेजर पावर के रूप में हमारे सामने आज खड़ा है। ये कंडीशंस हुई थी। अब रशिया की हम थोड़ी सी और बात करते हैं, थोड़ी सी अलग फैक्ट्स देखते हैं कि आज रशिया कहाँ स्टैंड। थोड़े से फैक्ट जो आपको बहुत यूँ लगेगा कि ये वही रशिया है। बेसिकली रशिया जो है हमारे वर्ल्ड का जितना भी लैंड है, वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है उसका 10% सिर्फ रशिया ऑन करता है। ये फैक्ट्स की बात कर रहे हैं आपकी बुक्स में ये इंक्लूड नहीं है। 10% जो है पूरी लैंड, जो वर्ल्ड में पूरी लैंड है उसका 10% सिर्फ रशिया है। और इसके अलावा अगर प्लूटो, जो प्लेनेट हम जानते हैं, प्लूटो का जो सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया जब देख ले उससे भी ज़्यादा रशिया का सरफेस एरिया है। और आप ये बात तो जानते ही होंगे कि अगर आप रशिया में ट्रैवल करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, तो आपको 11 टाइम जोन से गुजरना होता है। 11 टाइम जोन से गुजरना होता है। और इससे भी बड़ा एक अलग फैक्ट जाते हैं, जब शॉक थेरेपी की गई थी तो 1867 में शॉक थेरेपी, 1990s में हम शॉक थेरेपी में नहीं जाते हैं, 1867 में हम देख सकते हैं, पहले की बात है जब इकॉनमी बहुत गिर रही थी, फिर और ज़्यादा गिरी। तो 1867 में जहाँ रशिया
रशिया इतना बड़ा एरिया है जहाँ एक अपनी ऑथोरिटी लेके बैठा है, वही रशिया का एक पास यहाँ एरिया आता है जिसे अलास्का कहा जाता है, वही एरिया उसने यूएसए को बेचा था। सबसे पहले ये दिया गया कि यहाँ पे रूलिंग करना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सा दूर रहता है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, और बात ये है कि इसका 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से इसे बेचा गया था यूएसए को। और वहीं आज हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की टेरिटरी के लिए क्या कर रहा है। सो हिस्ट्री है और थोड़ा पास्ट की कैसे सिचुएशन होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो ये थोड़े से फैक्ट्स थे, हम देख सकते हैं कि पहले क्या होती है और फिर क्या सिचुएशन आती है। अब दूसरा आपका आता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ये बेसिकली उस टाइम पीरियड को दिखा रहा है कि जब यूएसएसआर टूट रहा था, टूटने की कगार पे था, तब वहाँ सिचुएशन कैसी थी। अब रशिया में है 15 रिपब्लिक्स यानी बहुत बड़ा एरिया। अब हर एक एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि सिचुएशन वही है, एक ही पार्टी रूल कर रही है बहुत लंबे समय से, तो वहाँ पर कैसी कैसी सिचुएशंस थी। अब हम देखते हैं कि बहुत से रिपब्लिक्स जो है डिमांड करते हैं, जो रिपब्लिक्स डिमांड करते हैं फ्रीडम की। वी वांट फ्रीडम, वी वांट राइट्स, वी वांट एवरीथिंग नाउ। सो सिविल वॉर होती है। सिविल वॉर आई होप आपको पता होगा। रिपब्लिक्स डिमांड करती हैं फ्रीडम के लिए, और फिर साथ ही कुछ और ऐसे एरिया आते हैं जिसमें हम देख सकते हैं चेचन्या एंड डेगेस्तान। ये दो ऐसे एरिया जहां पर बहुत ही प्रोटेस्ट एक अच्छे तरीके से सामने आ रहा था, मतलब एक बहुत ही लार्ज स्केल पे, और साथ ही हुआ चेचन्या और डेगेस्तान जहाँ पे एक प्रोटेस्ट सामने आया। फिर उसी के बाद में जहाँ पर हम देखते हैं कि रेड आर्मी भेज दी जाती थी, वहीं हमारे सामने आता है एक और रीजन मॉस्को, जहाँ पर बहुत ही ब्रूटली तरीके से बॉम्बिंग के थ्रू, ये आपको पूछा जा सकता है कि बॉम्बिंग और वायलेंस सबसे ज़्यादा कहाँ हुई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए मॉस्को, कि वहाँ पर बहुत ही बॉम्बिंग और बहुत ही बुरी तरीके से प्रोटेस्ट को दबाया गया था, जो बहुत गलत था क्योंकि लोगों के पास राइट्स है, वो अपनी बात कैसे रखेंगे। और फिर इसके अलावा हाँ एक और आता है ताजिकिस्तान, जहाँ पर सिविल वॉर चलती है, और ये थोड़ी एक टाइम पीरियड के लिए नहीं कि 7 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं, ये 2001 तक चलती है, 10 सालों तक सिविल वॉर 10 सालों तक चलती है। इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग एंड वी कांट डिनाई दिस कि ताजिकिस्तान में 10 साल तक सिविल वॉर चलती है। और इसके अलावा और भी एरियाज थे जहाँ पर टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आती है, जैसे कि अजरबैजान प्रोविंस जो थी, अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नागोर्नो काराबाख, आई डोंट नो मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ या नहीं, बट आई थिंक यही होना चाहिए। इन एरियाज में अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नागोर्नो काराबाख, ये जो एरिया थी, इनकी प्रोविंस थी अजरबैजान, यहाँ के रहने वाले जो लोकल अर्मेनियंस थे, वो चाहते थे कि हम इसे तो छोड़ दें, wanted to secede मतलब इनसे दूर जाना या इनसे फ्रीडम चाहते थे, और wanted to secede and join आर्मेनिया, और आर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। आप इस पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे जब भी आप लिखेंगे टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसे कैसे चेंजेस आए, तो आप इसको भी लिखेंगे। और जॉर्जिया, यूक्रेन,
यूक्रेन, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान हमारा पहले हो चुका है, सॉरी, किर्गिस्तान, 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 ऐसे एरियाज जहां पर भी प्रोटेस्ट काफ़ी होता है। आप एग्जांपल देंगे इनका कि यहाँ पर भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, टेंशन कन्फ्लिक्ट्स वाला जो टाइम पीरियड है वो यहाँ भी चल रहा था। और इसी के अलावा हमारे सामने आता है चेकोस्लोवाकिया, इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखिएगा, ये जो चेकोस्लोवाकिया है ये दो में बन जाता है, एक चेकस और दूसरा स्लोवाकिया, क्योंकि अब टेंशन कन्फ्लिक्ट चल रही है, कुछ लोग अलग डिमांड करेंगे, कुछ लोग अलग करेंगे, कुछ लोग यूएसएसआर को फिर भी सही मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, उन्हें चाहिए कुछ और। तो इसके अलावा ये जैसे दो हिस्सों में बन गए थे, वैसे ही युगोस्लाविया, जिसे हम बाल्कन भी बोलते हैं, वो ये तो सिर्फ दो में बंटा था, वो चार में बंटा था, जिसमें था क्रोएशिया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया एंड बोस्निया, ये चार में बंटा था। अब जहां ये ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि ताजिकिस्तान में 10 साल लड़ाई होना, जॉर्ज, यूक्रेन, किर्गिस्तान, इनमें भी लड़ाई होना, युगोस्लाविया का 4 हिस्सों में बंटना, वहीं थोड़ा सा हम देखेंगे कि जहां ये सब प्रॉब्लम हो रही थी, वहीं जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, सेंट्रल एशिया का रीजन मैं बताती हूँ आपको, सेंट्रल एशिया का रीजन है जहां पे मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन्स, ऑयल, सब कुछ इतने अच्छे हैं, वहां पर नजर गड़ाए बैठे थे यूएसए और चाइना, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, जहां ये कुछ डिमांड नहीं कर रहे थे। जैसे ये है यूएसएसआर, यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज, और यहाँ पे सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज आते हैं। यहाँ पर ये जो एरियाज थे, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे मिनरल्स है, हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल्स, तो डेवलपमेंट के लिए चाहिए सब कुछ, तो ये वाले यहाँ इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि जहाँ ये टेंशन कन्फ्लिक्ट चल रही है उसी दौरान हम इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। सो ये थोड़ा सा एक साथ में आपका इंक्लूड था। सो टेंशन कन्फ्लिक्ट्स का एक पूरा हमने टॉपिक देख लिया है। एंड फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जब अलग हो रहे थे तो इनको हेल्प कहाँ से मिल रही थी। अब हम इतनी अच्छी डिमांड इतनी स्ट्रांगली कैसे कर सकते हैं जब हमें पता चले कि अगर मैं यहाँ से हाथ छोड़ूंगा तो दूसरा यहाँ मिलेगा, या फिर मैं इस घर को छोड़ूंगा तो मुझे वो घर मिलेगा। और वो घर दूसरा कहाँ से मिल रहा था, वो दूसरा घर मिल रहा था नाटो से, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है India and post-communist countries. One of my favorite topic, India and post-India and post-communist countries. ये टॉपिक आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको सिर्फ यही काम नहीं आएगा, बल्कि एडिशनल टॉपिक में भी आपके ये दिया हुआ है। हम बाद में जब पूरी चैप्टर्स हो जाएंगे तो एडिशनल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो जिसमें एडिशनल टॉपिक में भी आपको दिया गया है कि पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, मेनली रशिया को, मेनली रशिया को। एडिशनल टॉपिक में आपको क्लियर दिया जाएगा इंडिया रशिया रिलेशंस क्या थे। अब इन्हीं को हम देखते हैं कि उस टाइम हमारे क्या थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रिलेशन स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक फॉरेन रिलेशंस हम काफ़ी अच्छे लेके चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे गुड फॉरेन रिलेशंस हैं, फॉरेन रिलेशंस हैं। अब ये रिलेशंस क्यों हैं, इसके कारण हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही कंट्री जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करती है। बिलीव क्या करती है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की शक्ति सिर्फ एक के पास नहीं, सबके पास होनी चाहिए, सब मेन डिसीजन ले सके, इसमें बिलीव करती है। दूसरा,
हमारे जैसे राज कपूर, साथ ही अमिताभ बच्चन जी, बच्चन सर, ऐसे हीरोज जिनको रशिया तक में जाना जाता है, जहां पर इनकी सॉन्ग बहुत ही, हिंदी सॉन्ग बहुत ही इंजॉय से सुने जाते हैं, जो दिखाता है कि हमारा कल्चरल एक्सचेंज कितना स्ट्रांग है, हम कितने अच्छे तरीके से किसी दूसरे कंट्रीज के कल्चर को अपनाते हैं और वो हमारे कल्चर को अपनाते हैं। इसके अलावा जो 2001 में 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं एक ट्रीटी में जो इंडिया और रशिया के बीच में हुई है, इंडिया एंड रशिया के बीच में हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाता है कि हम ट्रीटीज उनके साथ करते हैं जिनसे हमारा अच्छा रिलेशन हो। इसके अलावा हम नेक्स्ट मूवते हैं, इसके साथ हम एक और दे सकते हैं जो है 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी। ये मैंने आपको बताया था, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो 1971 में हम वॉर कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पाकिस्तान के साथ खड़ा था यूएसए, लेकिन हमारे साथ खड़ा था यूएसएसआर, रशिया, जिसने 20 साल के लिए हमें वादा किया था कि अगर हमें हेल्प चाहिएगी तो आप हमारी हेल्प करेंगे। सो फ्रेंडशिप ट्रीटी दिखा सकते हैं रशिया के साथ। इसके अलावा जब भी रशिया इसके अलावा हर एक चीज़ से हमारी फेवर करता है, रशिया कुछ ऐसे मैटर्स हैं वर्ल्ड लेवल पे जिनमें हम इंडिया को जब हेल्प चाहिए होती है तो रशिया हमेशा खड़ा रहता है। अब वो एरियाज कौन से हैं हम देख सकते हैं, कश्मीर इशू, दूसरा चाइना के जब थोड़ा बॉर्डर इशू होता है तो फिर भी इंडिया रशिया, आई नो वो जोग्राफिकल एरिया उसके पास है तो उनके साथ होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा टेररिज्म पे, एनर्जी सप्लाईज पे जो रशिया है हमारी हर बार हेल्प करता आया है, हर बार। इसके अलावा अब कारण ये है कि रशिया हेल्प कर क्यों रहा है। अब रशिया हेल्प इसीलिए कर रहा है, इसमें हम कारण देख सकते हैं कि रशिया हेल्प इसीलिए कर रहा है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। इंडिया is the second largest arms market for Russia, and इसके अलावा इंडियन मिलिट्री गेट मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। इंडियन मिलिट्री जो है, इंडियन मिलिट्री get most of its hardware from रशिया। सो ये रीजन है कि रशिया हमारी हेल्प क्यों करता है। इसके अलावा जब भी हमें स्पेस में या फिर न्यूक्लियर वेपन्स, इसमें कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हेल्प चाहिए होती है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, तो हमेशा रशिया हेल्प करता है। जैसे हमारे स्पेस में जब हमें एक क्रायोजेनिक मे बी ये कोई एक बोल सकते हैं कि रॉकेट वगैरह है समथिंग लाइक, जब इंडिया को स्पेस में ये भेजने के लिए चाहिए था, क्रायोजेनिक हम लिख सकते हैं, क्रायोजेनिक जब ये चाहिए था, क्रायोजेनिक जब चाहिए था तो रशिया ने इंडिया को ये प्रोवाइड करवाया था। सो हम मेनली ये कहाँ से देखेंगे, गुड फॉरेन रिलेशंस है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। राज कपूर, अमिताभ बच्चन जो हमारे कल्चरल एक्सचेंज दिखाता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज दिखाता है। इसके अलावा हम और भी 2-3 बातें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्लान डेवलपमेंट वाला तो हम डिस्कस करेंगे। 2001 में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो एक ट्रीटी साइन हुई है वो रशिया के साथ हुई है। इसके अलावा 1971 फ्रेंडशिप ट्रीटी है। रशिया हमेशा हेल्प करता है इन चीज़ों पे, कश्मीर इशू, चाइना, टेररिज्म, एनर्जी सप्लाईज। रशिया हेल्प क्यों करता है? इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया एंड इंडियन मिलिट्री गेट मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम
रशिया। इसके अलावा स्पेस में रशिया हमारी हेल्प करता है। क्रायोजेनिक, जब इंडिया को चाहिए था तो इसने रशिया ने इसे प्रोवाइड करवाया था। अब थोड़ा सा हम इसमें और देख सकते हैं कि जो हम प्लानिंग बनाते हैं, जो प्लानिंग होती है 5 ईयर्स की वगैरह की, वो या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, वो आइडियाज़ वो हमने रशिया से लिए हैं। इन चीज़ों की बात हम बाद में करेंगे, हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में हमें बहुत अच्छे से दे रखा है। सो दिस वॉज द होल चैप्टर। आई थिंक you have get some knowledge from it, and if you have any doubts, even a very single doubt, you can comment down in the comment section, and I hope you like this video. So if you like that video, so please like it and subscribe it, and till then, take care, bye bye.